बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक फ़ैसले के बाद अब हुकूमत को पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत मिल गई और अब ये लग रहा है कि एक एब्सोल्यूट कंट्रोल है हुकूमत का पार्लियामान में भी, और उसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी शायद एक एब्सोल्यूट कंट्रोल हुकूमत का दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये फैसला आया उसके साथ ही 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बातें होना शुरू होगी और अब ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो बड़ी ख्वाहिश थी कि आइनी कोर्ट्स बनाई जाएं और 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो आइनी बेंच तश्कील दिया था, अब शायद 27वीं आइनी तरमीम में दोबारा आइनी कोर्ट्स तश्कील दी जाएंगी और उसके बाद जो आइनी कोर्ट्स में जजेस होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस होंगे, उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है उसकी हद भी 70 साल होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की जो रिटायरमेंट की एज लिमिट है उसके हवाले से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके ऊपर प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो मखसूस नशस्तों का फैसला है, इसमें कानूनी एतबार से तो चले पीपल्स तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमज़ोर रही होगी, लेकिन क्या इखलाकी एतबार से ये सीटें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जानी चाहिए? इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अप्रोच क्या है, इसको भी प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर अभी ये भी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल होने जा रही है, इससे मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम में इस सेगमेंट में इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए मुझे वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब ने। रीनाउंड पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मगजी रहनमा है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो मखसूस नशस्तों से मुतालिक फ़ैसला है, आप क्या समझते हैं? कानूनी एतबार से तो चलें, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमज़ोर रही हो, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये सीट्स बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेनी चाहिए? पीपल्स पार्टी का क्या टेक है इस पर? शुक्रिया। गुजारिश है कि कानूनी मामलात में कानून ही प्रिवेल करता है और कानूनी फ़ैसले ही प्रिवेल करते हैं। जो आपने अखलाक की बात की, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करते वक्त विजिलेंट ना हो और अपने मामलात के प्रॉस कॉन्स ना समझे, तो फिर वो इखलाकी बुनियाद पर रिलीफ कैसे मांग सकते हैं? तो वो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो इनको तो ये समझ होनी चाहिए थी और आप अपना केस आप मॉरलिटी पे बिल्ट अप कर रहे हैं। मॉरलिटी की अपनी जगह हैसियत, लेकिन कानूनी चीज़ें हमेशा प्रिवेल करती हैं और जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की है वही प्रिवेल करेगी। और हम समझते हैं कि वन कैन डिसएग्री, लेकिन आपको वो डिसएग्रीमेंट तो अब हो सकता है, लेकिन उसको आप इनकार नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट करने से। एवरीबडी हैज़ टू एक्सेप्ट जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी उनको ये वर्डिक्ट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है सर, मखसूस नशस्तों में आप ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली कानूनी मामलात में कानूनी नुक्ता नज़र ही देखा जाएगा, लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नवाज़ है, जमात उलमा इस्लाम है, MQM या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं, उनको अपने हिस्से का शेयर ऑलरेडी मखसूस नशस्तों का मिल चुका है। अब ये नशस्तें क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इखलाकी तौर पर लेनी चाहिए? क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी में जो है वो बड़े मामलात के ऊपर एक प्रिंसिपल पोजीशन लेती रही है, तो इस सर्टन मामले में आप क्या समझते हैं कि ये बनता है दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मखसूस नशस्तें लेना? मेरा ख्याल है ये स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए और पहले कानून को पढ़ना चाहिए। और आर्टिकल 51 में है कि जिस प्रोपोर्शनेट से वो नेशनल असेंबली की जनरल सीट्स जीतेंगे उसी बुनियाद पर रिज़र्व सीट्स मिलेंगी। अब रिज़र्व सीट्स ये कोई एलोकेट हो गई हैं किसी और दीगर जमात को। अगर नेशनल असेंबली की 60 सीट्स हैं और वो जो जमातें जो सीट सिक्योर की हैं जनरल इलेक्शन में, उन्हीं में तकसीम होगी ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट्स जाती हैं, इंडिपेंडेंट्स को तो सीट्स नहीं जाती। कानून को ज़रा देख लिए जाना चाहिए कि आर्टिकल 51 की लैंग्वेज क्या है। सीट्स जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को और PTI ने इलेक्शन बतौर पॉलिटिकल पार्टी लड़ा ही नहीं है और बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनकी नेशनल असेंबली में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं? सीटें तकसीम होनी है, 60 सीटें उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने जनरल इलेक्शन पे सीट सिक्योर की हों और उसी प्रोपोर्शनेट तरीके से उन पर वो
तकसीम होगी और डिवाइड होगी उन पर। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी इस फैसले के बाद फौरी तौर पे इस्लामाबाद में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो गुफ्तगू होना शुरू हो गई है, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस हो रहा है वो ये कि पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, उससे मुतल्लिक 27वीं आईनी तरमीम में कोई पेशरफ्त हो सकती है। आप चूँकि उस पीपल्स पार्टी की कोर टीम का हिस्सा हैं जो फैसला साजी के हवाले से सबसे अहम है, आप समझते हैं कि अगर 27वीं आईनी तरमीम होती है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का स्टेटस चेंज करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो एक्चुअली पीपल्स पार्टी चाहती थी वो हो सकता है? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है जी। और कहीं पाबंदी भी नहीं है कि अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती हैं। जब हालात के तकाजा हो कि कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन राइज करती है तो बिल्कुल ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल, हमने जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था उसका एक नुक्ता ये भी था इम्पॉर्टेंट, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ उस पर भी है, लेकिन ये अब डिस्कशन मैं समझता हूँ अभी तक इस लेवल पे, हुकूमती लेवल पे कोई बात हुई ही नहीं जो मुझे नज़र आए। ये बहुत सारी स्पेकुलेट किया जा रहा है, क्या सराहियाँ की जा रही हैं, लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट आती है, ट्रेजरी बेंचेस फैसला करते हैं तो ये इनका इख्तियार है अमेंडमेंट करने का। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे है वो उसकी बुनियाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है और हम समझते हैं कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए। यानी अगर ये चीज़ डिस्कस होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो तब्दील करने की बात होती है तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ देगी इसके अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो खुद बुनियादी तौर पर ये चाहती थी। देखिए जी, हुकूमत में दो जमातें हैं दीगर जमातों के साथ, PMLN है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो सिग्नेटरी हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के। ऑब्वियसली जब इस किस्म की बात होगी तो वो मुआहदा जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किया है वो हम समझते हैं कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और इसमें जो जजेस की उम्र के हवाले से भी बात हो रही है, अभी तो ठीक है स्पेकुलेशंस हैं ये सारी, लेकिन बाय द वे पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर वाक़तन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज को 70 ईयर्स तक ले जाया जाए, ये मतलब एक मुनासिब फैसला होगा अगर ये चीज़ें डिस्कस होती हैं फर्दर स्टेज पे। मेरा ख्याल दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अभी ना तो 27th अमेंडमेंट के बारे में कोई डिस्कशन शुरू हुई है, ना अभी कोई प्रपोज हुआ है, ना गवर्नमेंट ने कुछ ये कंसीड किया है किसी लेवल पे भी कि हम 27th अमेंडमेंट ला रहे हैं और उसमें एज जजेस की ये होगी। ये सारी स्पेकुलेशन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जब गवर्नमेंट लाएगी फिर वो ऑब्वियसली इंडिविजुअली तो गवर्नमेंट या यूनिलेटरली तो गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, वो अपने इत्तेहादियों से बात करेगी। जब ये बात होगी तो फिर मेरी जमात, मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है पॉलिसी साज अदारा, वो डिसाइड करेंगे, मेरी क़यादत डिसाइड करेगी। दिस इज़ अ प्री मेच्योर क्वेश्चन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में कुछ शमूलियत इख्तियार करने जा रही है? मेरा ख्याल है इस पर बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की भी आ चुकी। इवन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी 12 कहा कि नहीं, हम ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और वो उन्होंने एक इंटरव्यू में भी जो एक टेलीविज़न पे दिया, फिर मीट दी प्रेस पे उन पर क्वेश्चन हुआ जी, जो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में वो तशरीफ़ लेके गए थे, मैं साथ था वहाँ, तो कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई अप्रोच अभी नहीं हमारी, ना ही कोई डिस्कशन इस किस्म की जारी है। तो ये भी मैं समझता हूँ अभी कबल अज़ वक्त बात की जा रही है। अच्छा, और दूसरा सर, इस वक्त जिस वक्त ये नहरों का मामला सामने आया था उसके बाद ये बातें होना शुरू हो गई थी कि पीपल्स पार्टी चूँकि गवर्नमेंट को इन मामलात में फैसिलिटेट नहीं कर रही, गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी, तो शायद अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पीपल्स पार्टी माइनस भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर सके। अभी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है इसमें ठीक है, पीपल्स पार्टी भी बेनिफिशरी होगी, पीपल्स पार्टी को भी सीट्स मिलेगी, गवर्नमेंट को भी मिलेंगी, और साथ JUI और MQM को भी जो है वो एक अच्छा नंबर मखसूस नशिस्तों का मिलेगा। उसके बाद आप समझते हैं कि एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट को कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी की जितनी सपोर्ट चाहिए वो उस तरह पीपल्स पार्टी का वो प्रेशर नहीं रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर, और मतलब पीपल्स पार्टी के अलावा भी गवर्नमेंट कानून साजी कर सकती है अगर जमात उलमा इस्लाम को अपने साथ एंगेज कर लें?
देखिए ये सारी बातें ना क्या सराइयों पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डे वन कहा, मेरी क़यादत ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हम तो मुल्क में सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव करते थे और हमने यकीन दिलाया था PMLN की क़यादत को कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है नेशनल असम्बली की वो हम आपको फराहम करेंगे। दीगर जमातों ने भी सपोर्ट किया। तो पॉलिटिक्स इज़ अ डे टू डे अफेयर। तो जब सिचुएशन जिस किस्म की अराइज होती है उस किस्म की बात करता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है उसको अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि वी सपोर्ट दैट। बिल्कुल ठीक। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस पंजाब में जो उसके अरकान हैं उनके जो मामला थे वो कंफर्टेबल नहीं थे मुस्लिम लीग नवाज़ की पंजाब गवर्नमेंट के साथ। फिर वफाक से भी कुछ प्रॉब्लम थी। एज ऑफ नाउ वफाक में तो लग रहा है कि चीज़ें सामो कंफर्टेबल हो गई हैं। पंजाब में वो मामला बदस्तूर मौजूद हैं। अभी भी पीपल्स पार्टी के पंजाब के लोग जो हैं वो गिले शिकवे कर रहे हैं कि हमारे मामला उस तरीके से नहीं यहाँ पर देखा जा रहा उनको। तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की माजी में काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। अभी वहाँ पर भी सिलसिला काफ़ी स्लो। और पंजाब में मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई पीपल्स पार्टी के, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग तो बिल्कुल मतलब हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं है पंजाब में, हम लोग कुछ नहीं करवा पा रहे। गवर्नमेंट में होने के बावजूद हमें ताने ज़रूर मिलते हैं हल्कों में जाके, काम हमारा कोई नहीं हो रहा। देखिए कुछ हमारे मेंबर्स जो हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल उनको नज़र आती हैं, लेकिन हम सिस्टम को आगे चलाना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पे हम वफाक में गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं। और इवन पंजाब में ऑल्दो के PMLN के पास अपनी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ के बगैर भी वो गवर्नमेंट रख सकते हैं, लेकिन ये उनको जहन में रखना चाहिए कि जो हमारा बुनियादी एग्रीमेंट था जब हम गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे उस पर अमल दरामद करना मरकज़ का भी काम है और सूबे का भी काम है। और अगर सूबा ये समझता है कि मरकज़ के बगैर हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर ये इस तरह मामलात नहीं चलते। जो एग्रीमेंट है उस पर उनको अमल दरामद करना पड़ेगा और जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स में विद इन अ पोलिटिकल पार्टी भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब तो दो सियासी जमातें हैं, डिफरेंसेस अगर हैं तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं, ये रूटीन है पॉलिटिक्स में और जमहूरियत में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग की क़यादत जो एग्रीमेंट जिसकी बुनियाद पे ये वफाक में हम शामिल हुए, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और वो पंजाब में भी उस पर वो ज़रूर उस पर अमल दरामद करेंगे और कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के कंसर्न जो हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। बिल्कुल ठीक। आखिर में सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जो है वो लग रहा है कि बिल्कुल कॉर्नर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम के चलने पे बिलीव करती है और उसमें तमाम लोगों का कंसेंसस हो, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बिलीव करती है। एक जो गैप आ गया है, आप समझते हैं कि अभी भी उसको फिल करने में पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर सकती है, और अगर कर सकती है तो वो आपके ख्याल में कैसे हो सकता है? ये तमाम डिपेंड करता है PTI की लीडरशिप के एटीट्यूड पे। अगर उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा तो मामलात चलेंगे। पीपल्स पार्टी तो बिलीव करती है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को बिल्कुल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है PTI की, वो उनकी तो कारकर्दगी भी देख ले और उनकी पॉलिटिक्स देख ले, उसमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कर लेते हैं। तो उनको भी पॉलिटिकल एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में जो भी सियासी जमातें हैं उनको पॉलिटिकल एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। मसलन सियासत की बुनियाद डायलॉग होती है, तो जो लोग डायलॉग ही नहीं करना चाहते और डिस्कशन नहीं करना चाहते, तो फिर उनको आप क्या उनसे रुजू करेंगे आप? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ चेयरमैन सेनेट सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं मौज़ूआत पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, कहना चाहिएगा। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। ऐसे में हुकूमत को लेकर जो प्रेशर बिल्डिंग के मामला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो दिखाई नहीं दे रहे। अब इसमें एक बड़ा फैक्टर इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से भी है। वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो हर महाज पर नाकाम दिखाई दे रही है। फिर हालिया जो फैसला है मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक, उस फैसले के बाद हुकूमत को एक एब्सोल्यूट
जो है वो आप समझे कि ताकत मिल गई है, इख्तियार मिल गया है, कंट्रोल मिल गया है पार्लियामान का अदलिया के ऊपर। 26वीं आईनी तरमीम ऑलरेडी हुकूमत कर चुकी है, तो इसकी ज़रूरत क्या थी? अब इसके बाद हुकूमत करना क्या चाहती है? प्रोग्राम के हिस्से में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब ने। फवाद भी थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये मखसूस नशस्तों वाला जो फैसला है इस पर गुफ्तगू करते हैं। आप क्या समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से भी हुकूमत ने कर ली थी, ज़रूरत क्या थी इसकी? इतनी एब्सोल्यूट पावर्स, अब क्या मजीद क्या करना है इस हुकूमत ने? सच्ची बात यह है कि मुझे भी समझ नहीं है इस बात की कि जब आपके पास इतना इख्तियार है, इतनी अथॉरिटी है कि आप 26वीं आईनी तरमीम करवा सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का एक बिल्कुल ही गैर आईनी फैसला करवा के, तो जो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी जो थोड़ी बहुत थी भी, तो वो भी मिलिया मेट आपने कर दी। पार्लियामेंट की जो हैसियत है उसको बिल्कुल ही आपने जो है वो बिल्कुल ही आप समझें कि उसको ख़त्म कर दिया। तो इसका हुकूमत को फ़ायदा क्या हुआ है? जो इख्तियार उनके पहले थे वो इख्तियार अब भी हैं, क्योंकि देखिए ना, सीधी बात है कि वो कोई आइन की बुनियाद के ऊपर, वोट की बुनियाद के ऊपर, कोई लेजिटिमेसी से तो हुकूमत नहीं कर रहे ना। वो तो इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है वो तो ज़ाहिर डंडे के जोर पे निज़ाम चल रहा है, और वो हुकूमत के पास पहले ही था। और जो थोड़ी बहुत भी मैं समझता हूँ कि एक मॉरल रिट थी, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी अपने निज़ाम की। तो इसका कोई बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई इससे कोई बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा होगा हुकूमत को। ये ज़रूर है कि पीटीआई के लिए ज़्यादा लोग जो हैं उनकी बड़े हमदर्दी बढ़ेगी, क्योंकि लोग मजलूम के साथ होते हैं। जहाँ ज्यादती हो रही होती है ना, दिल इंसान ने ना उसको अल्लाह ताला ने बनाया इस तरह है कि वो मजलूम के साथ होते हैं, तो इससे हमदर्दी जो है वो पीटीआई के लिए मजीद बढ़ेगी। अच्छा फवाद भाई, मतलब मुल्क की सियासत में हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर तो मोरालिटीज़ बिल्कुल ही ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। अभी ब्रेक से पहले हम नैयर बुखारी साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कानूनी मामलात में कानूनी मैटर करता है, मोरालिटीज़ मैटर नहीं करती। सवाल मेरा उनसे भी यही था कि आप लोगों को आपके हिस्से का शेयर रिजर्व सीट्स का मिल गया, अब अच्छा ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन क्या मॉरली आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए? उन्होंने कहा कि जब मतलब कानून कह रहा है तो ठीक है, हम लोगों ने ले लिए तो कोई हर्ज नहीं है। आप समझते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं ये मुस्तकबिल में बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर देंगे? अभी तो ठीक है एक पार्टी विक्टिम है, कल को ये लोग जो हैं ये सदा तो नहीं इक़्तिदार में रहेंगे, तो ये चीज़ें फेस करना पड़ेंगी इनको भी। कल जो भी आता है वो समझता तो यही है ना कि उसने हमेशा इक़्तिदार में रहना है। होता इस तरह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक 8 साल से ज़्यादा अभी तक जो डिक्टेटरशिप की, अथॉरिटेरियनिज्म की एज जो है वो नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो बड़ा डाइवर्सिफाइड मुल्क है। हम रशिया नहीं है, हम कोरिया नहीं है, हम बांग्लादेश या चाइना नहीं है। ये जो डिक्टेटरशिप्स के कामयाब मॉडल आपको नज़र आते हैं, या जैसे सऊदी अरेबिया में बादशाह आते हैं, वहाँ पे देखें होमोजिनिटी है एक सोसाइटी में। वहाँ जुबान एक है, वहाँ पे मजहब एक है, वहाँ पे कौम जो है वो एक है। सो जो रिप्रेजेंटेशन है वो समहाउ होती है। पाकिस्तान का जैसे मुल्कों का, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, बाकी जो कई कनाडा वगैरह हो गए, यहाँ पे देखें प्रॉब्लम ये है, एक कौम नहीं रहती। आप 50 मील के ऊपर पाकिस्तान में जो है वो जुबान बदल जाती है, कौम बदल जाती है, फिरका बदल जाता है। इस वजह से इससे ममालिक को सिर्फ डेमोक्रेसी ही इकट्ठा रखती है। एंड दैट्स वाई पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए डिक्टेटरशिप आइडियल मॉडल ना साबित हो रहे हैं, हो सकते हैं, ना ही होते हैं। एक बड़ी जल्दी उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो लंबी नहीं है, छोटी है। अब ये जो मोरालिटी की आपने बात कही है, तो देखिए ना, एक तो कानून तो नहीं है ना, ये तो पॉलिटिकल मोरालिटी है। अच्छा फवाद भाई, जैसे ही ये मखसूस नशस्तों का फैसला आया उसके बाद समहाउ 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त भी शुरू होगी, और कहा यह जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हों, शायद हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की तरफ बढ़े और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये वाले मामला हों। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो जजेस हैं उनकी एज लिमिट को भी 70 ईयर्स कर दिया जाए। आपको एक तो नज़र आ रहा है कि इसकी ज़रूरत है अभी हुकूमत को, और अगर ये करते हैं तो इसके क्या जो है वो नुकसान हो सकते हैं? इतने जो हीरे जज हैं वो और हुकूमत को कहाँ मिलेंगे?
लिहाजा ज़रूरी है कि इनकी एज में बढ़ाया जाए और इतने काबिल लोग जो हैं, इतने कैरेक्टर वाले ऑनरेबल लोग जो हैं, उनको 70 साल से भी ज़्यादा, वैसे अमेरिका में तो सारी उम्र के लिए जजेस अपॉइंट होते हैं, तो चूंकि इन जजेस ने साबित किया है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, ऑनर है और लीगल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो इनको बेशक आप सारी उम्र के लिए रख लें। ठीक हो गया। अच्छा फवाद भी बताइएगा, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनली शदीद इख्तलाफात का शिकार दिखाई दे रही है, एक शदीद तकसीम हमें पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपसे भी ये सवाल किया कि इमरान खान साहब जो पार्टी के वो लोग हैं जो पार्टी लॉयलिस्ट्स रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को छोड़ा और अब वापस पार्टी में आना चाहते हैं, उनको आप लोगों का जवाब ये होता था कि वो तब खान साहब फैसला करेंगे जब वो जेल से वापस आ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि पार्टी जिस तरीके से मामला को चला रही है, खान साहब की रिहाई के हवाले से जो मामला आते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हमें कोई दिखाई नहीं दे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अब फैसला ले लेना चाहिए खान साहब को कि अगर किसी को लेना है पार्टी में तो अभी उसके हवाले से फैसला कर दे, मतलब बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए? मेरा तो खैर पहले दिन से ही ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान साहब बाहर आने का इंतज़ार अगर करेंगे और उनका ख्याल है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इमरान खान को बाहर ला सकती है, तो ये तो फिर बिल्कुल ही ना होने वाली बात। उसकी वजह ये है कि जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी जो कैपेसिटी है, उसके सीरियस इश्यूज। आप देखें ना, लोग सेक्रेटरी जनरल बनते हैं पार्टी में जिनकी कोई 15 साल की 20 साल की सियासत होगी, पार्टी के साथ वाबस्तगी जो है वो होगी, लोगों को जानते होंगे। यहाँ पे चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, ये सारे लोग जो हैं उनकी अपनी पॉलिटिक्स, साल की 12 महीने की 14 महीने की टोटल पॉलिटिक्स है, और वो हादसे में आए। और इमरान खान साहब का ये जो ख्याल था कि हम वकला को जब पार्टी दे देंगे तो उससे सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, जाहिर है कि वो कामयाब नहीं रहा और आपकी सियासी हिकमत अमली वकील बनाने में मुकम्मल नाकाम हुए। और ऊपर से आप देखिए कि पार्टी जो है वो बिल्कुल तनहा खड़ी है, ना आप अलायंस बना सके, ना ही आप जो है वो कोई प्रेशर क्रिएट कर सके, ना एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कर सके। सो प्रॉब्लम है इसके, इसको जो है वो जो इमरान खान साहब के भी ये लीडरशिप लाने का फैसला है, जिस तरह से उस्मान बुज़दार को लाने का फैसला दुरुस्त नहीं था, उसी तरह से इस लीडरशिप को ला के भी सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान को पहुंचा। नहीं तो उस फैसले में तो खान साहब को बाद में एहसास हुआ कि उनका फैसला गलत था, लेकिन बावजूद इसके खान साहब उस वक्त तो जस्टिफिकेशंस देते रहे। अभी भी खान साहब ये गलत नहीं कर रहे कि उस फैसले के ऊपर जिस तरह रिजिडली वो खड़े रहे, इस फैसले के ऊपर भी वो खड़े हैं और 1.5 साल अब इस हुकूमत को आए हो गया है, खान साहब को तकरीबन 2 साल जो है वो जेल में होने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके खान साहब अपने फैसले में कोई तब्दीली नहीं देख रहे, नहीं लेकर आ रहे, और उनको चीज़ें तो नज़र आ रही हैं ना कि गुज़िश्ता 1-1.5 बरस के अंदर क्या किया है इस क़यादत ने उनके लिए, या उनकी रिहाई के लिए किस कदर कोई पॉजिटिव मतलब स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं, या उनके कोई रिजल्ट्स अल्टीमेटली को दिखाई दिए हों। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये फैसला, आप, हम एक बुज़दार को रो रहे थे, आपको दर्जन भर बुज़दार जो हैं वो लगा दिए गए हैं, तो वो फैसला अगर गलत था तो ये फैसला भी सही नहीं हो सकता। तो इसके नतीजे में मज़ीद मसाइल बड़े हैं, और हम जैसे लोग जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो हज़ारों लोगों के साथ पहले जेलें हमने काटी हैं, हमें फिर जेलों में भेजा जा रहा है, उनका पुरसाने हाल नहीं। 6 वर्कर्स जो हैं वो जेल से निकल के जो हैं वो बेचारे जो हैं वो बीमारियों का शिकार होकर मौत से हमकिनार हो गए हैं। पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई, वर्कर्स के साथ ये लोग खड़े नहीं हो रहे। सो आई थिंक इट्स ह्यूजली प्रॉब्लमैटिक जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है पीटीआई की। और आज जिस तरह से डॉन अखबार ने एडिटोरियल लिखा है, आई होप आज उसको खान साहब पढ़ेंगे, और मैं टोटली एग्री करता हूँ कि डिस अरे में है इस वक्त पार्टी लीडरशिप, और उसका वाहिद हाल यही है कि इमरान खान इन लोगों को फारग करके जो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल हैंड्स हैं, आरिफ अलवी हैं, असद कैसर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, इन लोगों को जो है वो अहमियत दें, इनकी राय को अहमियत दें और उसके मुताबिक आगे पॉलिसी क्रिएट करें। बिल्कुल ठीक। और जो पार्टी के अंदर एक बड़ी बार बार हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं कि तहरीक इंसाफ में हर शख्स दूसरे पर डाउट कर रहा है कि ये जो है ये शायद इस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी के अंदर भेजा हुआ है। अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर एक वाक़या हुआ, पंजाब असम्बली में मरीम नवाज़ तकरीर कर रही थी बजट सेशन में, उस दौरान जो हंगामा आराई हुई उसमें 26 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है उनकी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मेरी मतलब उन 26 में से कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें मतलब बड़ा अजीब सा रवैया दिखाई दिया स्पीकर साहब का। हमारे ही कलीग्स पार्टी से वो ऐसे अरकान भी मौजूद थे जिन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया
और सीटों के ऊपर चढ़ चढ़ कर वो बोल रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, सिलेक्टेड लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। तो विद इन पीटीआई आप समझते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अंदर से पार्टी को खोखला कर रहे हैं? फर्क नहीं पड़ता पीटीआई की देखिए, जब आप कमजोर होते हैं, जब घर जो होते हैं ना उनमें आप लड़ाइयाँ देखेंगे ना, तो 90% लड़ाइयाँ तब होती हैं जबकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फाइनेंशियली अगर आप खुशहाल हो, लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं। इसी तरह से पार्टी जब कामयाबी की तरफ जा रही हो ना, लड़ाइयाँ कम होती हैं। मैं नहीं समझता इस वक्त इमरान खान का नाम लेने वाले जो भी लोग हैं वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस किस्म का जुल्म और जबर इस वक्त जारी है। लेकिन प्रॉब्लम कैपेसिटी की है। आप देखें ना, सिर्फ 13 अरकान हैं जो कि रिपीट हुए हैं पीटीआई के टिकट पे, बाकी सब लोगों को तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। सो ये एक आई वुड से कि इनएक्सपीरियंस्ड लीडरशिप है, और वो चूंकि ऊपर भी लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है, असेंबली में भी एक्सपीरियंस नहीं है, सो उनको ये प्रॉब्लम आ जाता है, हैंडीकैप होता है कि वो लाइन क्या लें और वो पॉलिसी क्या अख्तियार करें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आता है। अगर तो 26 लोगों की मेंबरशिप सस्पेंड हुई थी, मतलब अगर मैं लीड कर रहा होता तो द होल पार्लियामेंट्री पार्टी शुड हैव सेंट देयर रेजिग्नेशन के जनाब आप अपने पास रखें। फिर अगर इस तरह तो नहीं चल सकता कि 26 लोगों जो एहतजाज करें उनको आप सस्पेंड कर दें और बाकी लोग जो है वो अकोमोडेट हों। पार्टी की स्ट्रेंथ तो यूनिटी में है, और आई थिंक एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आखिर में फवाद भी ये बताइएगा कि इस वक्त तो आपने कहा कि मुल्क के अंदर हमारे लोगों की अप्रोच ही होती है कि हम लोग हमदर्दी होती है, हमें अगर किसी के साथ ज्यादती हो तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से कंफर्टेबल हो गई है, गवर्नमेंट जितनी बाइख्तियार होगी, और मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पार्लियामान पे उनकी गिरफ्त भी और मजबूत हो गई है। फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला ठीक हैं। खान साहब जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन टू कर रहे थे, हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी, उसके बाद हम वहाँ पर भी देख रहे हैं कि बिल्कुल एक मतलब चिल माहौल है। आप समझते हैं कि अगर खान साहब आज दुरुस्त फैसले नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में समहाउ पाकिस्तान की सियासत में वो इररिलेवेंट हो जाएंगे? देखिए, इररिलेवेंट हो नहीं सकते इमरान खान, क्योंकि पीटीआई इररिलेवेंट हो सकती है, इमरान खान इररिलेवेंट नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। पीटीआई तो पहले ही आपने काडर तोड़ दिया, लोग तोड़ दिए, खत्म कर दी। इमरान खान का इररिलेवेंसी जो है उसका इसलिए सवाल पैदा नहीं होता कि अवाम की जितनी बड़ी तादाद और जितनी मकबूलियत उन्हें हासिल है, पाकिस्तान की तारीख में कोई उसके करीब भी नहीं गया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। और ये हुकूमत जो है वो कोई याद तो होगा ना कि दूसरी तरफ हुकूमत तो बहुत कामयाब हो जानी है। हुकूमत आप देख लें, कल 17 रुपए डीजल में इजाफा हो चुका है सिर्फ इसी महीने। कारोबार लोगों के ख़त्म है, टेक्सटाइल मुकम्मल बैठ गई है, आपकी इंडस्ट्री मुकम्मल बैठी हुई है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिसएल्यूजनमेंट है। ऊपर से जो है अथॉरिटेरियनिज्म इतना ज़्यादा है कि जो बात करने की थोड़ी बहुत इजाज़त थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त एक सिमर कर रहा है, तो उबाल आ जाएगा यहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फवाद भी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, फॉर्मर फेडरल में चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी उसके बाद एज ऑफ नाउ भारत में मोदी हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, वो अंदरूनी भी और बैरूनी भी, और हर महाज पर भारतीय हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या भारतीय हुकूमत मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के खिलाफ मजीद कोई शरारत कर सकती है? इस इम्कान के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि नजे का जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद हम देख रहे हैं कि भारत को एक के बाद एक महाज पर सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। सफारती एतबार से भारत को हर महाज पर तकरीबन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी रिसेंटली एसयू समिट के अंदर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई और भारत के मौक़िफ़ को वहाँ पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और हमने ये देखा कि बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयानात हमें भारत से देखने को मिले। जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई उस वक्त मोदी का ये मौक़िफ़ था कि हमने अपनी अफवाज को खुली छूट दे दी है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह दिल करे कार्रवाई करें। फिर जब पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और उनके CDS जनरल अनिल चौहान ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स थी, हमने 2 दिन में उसको कवर किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्राइक बैक किया पाकिस्तान पर। अच्छा, ये एक मुख्तलिफ बात थी। इंडोनेशिया के अंदर भारतीय दिफाई अताशी ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने कहा कि भारत ने इस वजह से तैयारे खोए
क्योंकि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट थी, यानी सियासी लीडरशिप के फैसले की वजह से भारत ने हथियारों का नुकसान भारत को फेस करना पड़ा। इसके बाद अब भारत में मोदी सरकार पर बड़ा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, अब इंटरनली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्या इस प्रेशर के अंदर भारत पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले चंद माह में मजीद कोई शरारत कर सकता है? प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये जो भारतीय डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में जो स्टेटमेंट दी है, हम देख रहे हैं कि ये जनरल अनिल चौहान की स्टेटमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, 180 डिग्री का शिफ्ट है उस स्टेटमेंट से। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं और उसके बाद जितना प्रेशर अब मोदी सरकार पर है, आप समझते हैं कि कोई और शरारत हो सकती है मुस्तकबिल करीब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है भारत में, ये भी अमेरिकन स्टाइल इन्होंने भी अपनाने की कोशिश की है कि हर चीज़ को आप ऑप्शन के तौर पे या जो फेस सेविंग में है उसको यूज करें। मीनिंग इसका मतलब यही हो सकता है कि जो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको रोक दिया और वो तो पाकिस्तान का जैसे त्योबाला कर जाते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया से जो स्टेटमेंट आती रहे, जो जैसे कहता रहे, पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को और इवन इंडिया पूरे को पता है जी। देखिए बात इस तरह है कि इंडिया जो है जी वो एक ऑर्डिनरी कंट्री नहीं है। हैदर हमें समझने की जरूरत है कि वहां पर भी स्ट्रेटजिस्ट है, स्ट्रेटेजिक माइंड है जो एप्लीकेशन करना चाहता है, बट ओवरऑल जो वॉर वेजिंग का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है इस वक्त इंडिया का, वो बहुत ही बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। इनके अपने कमेंटेटर्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने कमेंटेटर्स को आप सुन ले तो वो कहेंगे जो स्ट्रेटेजिक माइंड्स की एप्लीकेशन है वो नहीं आ रही। तो लोगों ने इनको पहले भी मना किया होगा, डिफेंस एनालिस्ट जितने भी हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट जितने भी हैं, उन्होंने इनको मना किया होगा कि इस वक्त इंडिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए किसी भी इन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया और अंडर एस्टिमेशन की वजह से दे हैव बीन सरप्राइज्ड। इन्होंने कहा कि इट विल बी अ फ्री रन। बलूचिस्तान में सिचुएशन है, खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, हमारे एलिमेंट्स आग लगा देंगे अंदर जाके। यही काम इजराइल ने सोचा हुआ था ईरान के अंदर करने का, और रॉ और जो बुसात का गठ जोड़ा है उसकी एप्लीकेशन ज्यादा थी। एनीवेज, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनकी एयरफोर्स वाज फॉर 2 days दे वर आउट ऑफ द एक्शन। अब इनके जो बयानात आ रहे हैं ये एक्चुअली अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं कि जी मिलिट्री तो बैलेंस थी, लेकिन हमें पॉलिटिकल लोगों ने रिस्ट्रेंट किया स्टेबिलिटी की वजह से या पीस की वजह से। ये मोदी का माइंडसेट है, ये सेफ्रनाइज्ड माइंडसेट है। भारत ने एक शिफ्ट किया है जी स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन में। जो दोवल का डॉक्ट्रीन था डिफेंसिव ऑफेंसिव, हमने बहुत बातचीत की होगी इसके ऊपर, सुना, वो है टू ब्लीड द एनिमी। खामोशी से लगे रहें, प्रॉक्सीज को यूज करें, बैक स्टैबिंग करें, वीक करें। मोदी इज क्लियर कट काइनेटिक। वो बिलीव ही करता है कि जनाब ये हिंदुत्व की जो ऑपरेशंस हैं या हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन है ये काइनेटिक में होगी। जंग उनकी पॉलिटिकल उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जंग को वो अपनी डिप्लोमेसी में यूज करते हैं और जंग से ही वो माइलेज लेना चाहते हैं। और हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन है, आरएसएस का जो डिजाइन है, वो भी जंग से हासिल करना चाहते हैं। तो जब ये माइंडसेट हो जाए काइनेटिक लीडरशिप का, तो फिर आपको किसी लम्हे भी तैयार होना चाहिए। ये कुछ कर सकते हैं। $2 billion के अभी इन्होंने इमीडिएटली प्रोक्योरमेंट्स किए हैं। व्हाट फॉर? उन्हें पता है पाकिस्तान ने हम पे हमला नहीं कर रहा उस वक्त तक अनटिल अनलेस पाकिस्तान हैज बीन थ्रस्टेड अपॉन। लेकिन अब की जो जंग होगी इस पे हम आगे चल के बात कर सकते हैं कि जरा डिफरेंट नेचर की होगी। इंडिया समझ रहा है कि इसी तरह की एक्सचेंजेस होंगी। वो किस नेचर की होगी? एक तो आपने खुद बताया कि भारत मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रहा है और बड़ा एग्रेसिवली प्रोक्योर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान भी ये बात कर रहा है कि हमने जो अभी सरप्राइज दिए हैं या हमारा जो जवाब था ये हमारी कैपेबिलिटीज़ का 20% भी नहीं था। मोर ओवर पाकिस्तान अभी मज़ीद जो कुछ चीज़ें परचेज कर रहा है, हम J-35 ले रहे हैं, फिर PL-17 मिसाइल्स की बात हो रही है, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, अर्ली एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम्स की बात हो रही है। तो पाकिस्तान का डिफेंस अल्हम्दुलिल्लाह मजीद मजबूत होगा अल्लाह के फजल से। आप क्या समझते हैं अगली जंगें किस तरह होंगी और जो भारत प्रोक्योर कर रहा है चीज़ें और पाकिस्तान जो चीज़ें प्रोक्योर कर रहा है, इसके बाद किस तरह का मुकाबला दोनों अफवाज के दरमियान, दोनों मिलिट्रीज के दरमियान हो सकता है? हैदर देखिए, पाकिस्तान ने कश्मीर को, हमारी सॉवरेनिटी, हमारे बॉर्डर्स, हमारा जोग्राफिया, हमारा पानी, हमारा न्यूक्लियर, ये हमारे नेशनल वाइटल इंटरेस्ट डिक्लेयर हो गए। स्टेट जब इनको डिक्लेयर कर देते हैं तो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट विल यूज ऑल अवेलेबल मींस एट इट्स डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड आवर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक। एक चीज तो ये हो गई कि पाकिस्तान
अच्छा, पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं लड़ती जी, पाकिस्तान की कौम मैदान में आ जाती। और इस वक्त जो लड़ाई है ना, जो आप फ्यूचर की बात करें, वो ये कि कौन सी सोसाइटी कितना पेन बर्दाश्त कर सकती है और अपने एनिमी को कितना पेन दे सकती है। तो भारत की आवाम जो अभी तक तो गोदी मीडिया की वजह से एक फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है रिटोरिक डायलॉग, तबाह कर देंगे, घुस के मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ह्यूब्रिस अप्रोच। जंग इज अ मीनिंगफुल एक्टिविटी जी, उसके रिपरकशंस होती हैं। तो इंडिया एज अ सोसाइटी, इंडिया एज अ होल अपनी कास्ट देख ले, क्योंकि आज तो बॉर्डर के ऊपर जो अगली जंग में जो सिपाही है वो ज्यादा महफूज होगा, लेकिन जो पीसफुल एरियाज में लोग रह रहे हैं इनको तैयार होना होगा। और पाकिस्तान की कौम कुर्बानी 80,000 से ज्यादा हमारी कुर्बानियां रिसेंट पास में, हम बैटल हार्डन मिलिट्री हमारे अंदर है। 2000 ऑनवर्ड हम जंग लड़ रहे हैं जी, वी आर इन द वॉर। हमारी सोसाइटी ने बहुत कुछ देख लिया है। दिस इज नॉट गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा, लेकिन इतना कुछ देख लिया कि हम और भी कुछ देखने के लिए तैयार है। वी हैव नथिंग टू लूज, भारत हैज लॉट टू लूज। तो ये मोदी साहब ने फैसला करना है कि वो किस तरफ जंग को ले जाना चाहेगा। इट इज अबाउट इन्फ्लिक्टिंग एंड बेयरिंग द पेन, जो फ्यूचर की जंग है। अब इजराइल को देख लें कि 12 दिन की जंग में देवर ऑन देयर नीज, और उसका मैं नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी लास्ट 2 days देवर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि वो रो रहे थे क्योंकि जंग कभी देखी नहीं थी। तो ये संदूर पे फिल्म बनानी आसान है, जो संदूर के मुकाबले में फिर कलंक का टीका पाकिस्तानी फिल्म चलेगी तो वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत सारे हिट जाएगी और वो दैट विल हैव रिपरकशंस। बिल्कुल ठीक सर, आखिर में बताइएगा, तैयार है। आखिर में सर ये बताइएगा कि रिसेंटली फॉरेन अफेयर्स पे एक आर्टिकल छपा, हाउ टू सर्वाइव द न्यूक्लियर एज। उसमें वैसे तो वो आर्टिकल रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर था, लेकिन इंडियन राइटर्स थे, उन्होंने अंदर पाकिस्तान का भी जिक्र किया और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का जिक्र किया कि जो यूएस को हिट कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि भारत इस मौका पर इस तरह की हरकतें करके क्या साबित करना चाह रहा है? और दूसरा ये कि भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और उनकी रेंज में अमेरिका आता है, अगर पाकिस्तान बना लेगा, गो के पाकिस्तान का सारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया सेंट्रिक है, लेकिन अगर पाकिस्तान बनाता है तो भारत को क्या तकलीफ है इससे? हम तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक हिट कर सकते हैं। आपने हैदर अपने सवाल में ही और अपने इस पे एनालिसिस में बिल्कुल जवाब भी दे दिया इसका। वी आर इंडियन सेंट्रिक। इंडिया आज जाता है 12,000 किलोमीटर पे या 10,000 किलोमीटर पे या 8,000 किलोमीटर पे, पाकिस्तान विल गो। हमें क्या पता कि इंडियन एसेट्स अटलांटिक में बैठ के या किसी और जगह पे समुंदर में बैठ के हमारी रेंजेस से बाहर पाकिस्तान को अटैक करें तो क्या हम बैठे रहेंगे? वी विल हिट देम बैक। तो अच्छा जी, अमेरिका को भी ये बात बड़ी क्लियर है। तो ये वो पाकिस्तान का फोकस दोबारा पाकिस्तान के टेररिज्म वाला इसका वो मंजन बिका नहीं है जी। अब दुनिया को रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान इज अ मीनिंगफुल कंट्री, ये सीरियस है, टेररिज्म को एड्रेस किया हुआ है इन्होंने, खुद लड़ रहे हैं, दुनिया को सेव कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ नेचुरल स्टेबलाइजर इन द रीजन, एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है। भारत एक इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है, इसलिए तो वो जब न्यू नॉर्मल सेट करने जाता है तो न्यू एबनॉर्मल सेट हो रहे हैं। न्यू एबनॉर्मल यही है कि भारत की मिलिट्री जो है वो 40 मिनट्स के अंदर अंदर दे वर आउट ऑफ द एक्शन, एम्बैरस हो गए। किसी भी मिलिट्री कमांडर की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी अपोनेंट की आर्मी को एम्बैरस करे इन फ्रंट ऑफ देयर ओन पीपल। इट हैज हैपेंड। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखें ये किस मिड रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये जो डिफेंस अटैचीज होते हैं, तो उनसे जब स्टेटमेंट उन तक पहुंच चुकी है तो आप अंदाजा लगा लें कि कहां से वो मैसेजिंग और जेस्चरिंग कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि इन्होंने वॉर से पहले 3 स्टार जनरल्स, एक फ्लैग ऑफिसर, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ और 2 लेफ्टिनेंट जनरल सैक किए थे। तो उन्होंने किस वजह से सैक किए होंगे? कि ये तो नहीं होगा कोई छुट्टी पे गया उधर वापस नहीं आए तो सैक कर दे। उसी वजह सैक किए होंगे कि उन्होंने बताया होगा कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइट। इवन टुडे देयर मिलिट्री इज नॉट रेडी टू फाइट पाकिस्तान। ये मुझे बता रहा हूँ, मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में वो कभी भी इतनी जल्दी जंग नहीं छेड़ना चाहेंगे। बट जो मोदी की हिंदुत्व की मैंने आपको बताई है, जो काइनेटिक्स में बिलीव करता है, ये अपने इलेक्शन के लिए ये अपने 26 लोगों के खून से ऑपरेशन संदूर की अगर कहानी लिख सकता है तो ये किसी वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान विल फाइट एज अ नेशन। बिल्कुल ठीक। द कॉस्ट विल हैव टू बी पेड बाय द इंडियंस, चॉइसेस आर देयर। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। यह बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हुई तो इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे पास अभी भी ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स मौजूद हैं जो भारत को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाएंगे। इसी नोट पर इजाज़त चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर याद खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।